बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के सियासी हालात जो कुछ भी हैं वो आपके सामने हैं, लेकिन कोरोना वायरस ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मईशतों पर जो असरात मुरतब किए हैं वो भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं। फिर हम ये देख भी रहे हैं कि पूरी दुनिया का मंजरनामा, अभी आप खबरों में भी देख रहे थे, GTV ने अभी दिखाया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो मुसलसल बुनियादों पर ट्वीट कर रहे हैं और उन ट्वीट्स में चाइना को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है इस तमाम तर कोरोना एपिडेमिक के हवाले से, जो कि पूरी दुनिया जिसकी लपेट में है। अब हम ये भी देखते हैं कि आज जब बहुत सारे मामलात पर हम बात करते हैं पाकिस्तान के सियासी, तो फिर खारजी उमूर पर भी बात को हम देख लेते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, बॉर्डर पे क्या हो रहा है, कितनी टेंशन है, किस हद तक हिंदुस्तान ना मैं ना मानू की गर्दान पर लगा हुआ है और मुसलसल कोई ना कोई चालबाजी वहां से कर रहा है। इधर हमने फिर लद्दाख के अंदर भी देखा कि वहां पर भी इंटरवेंशन की इंडिया ने और फिर उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। चाइना ने वहां हजीमत का सामना है। आज इतलात ये थी जो आज हम रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजलास हो रहा है, इंडिया मिन्ने तरले करने पर आ गया हिंदुस्तान के। लेकिन मामला यह है कि पाकिस्तान इस तमाम तर तनाजुर में कहां खड़ा है। पार्लिमान की सियासत यानी पार्लियामेंट की सियासत की अहमियत कहां है। पिछले दिनों हमने देखा कि जब कोरोना वायरस का माहौल बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी थी, लॉकडाउन की बातें होना शुरू हुई थी, तो ज़ाहिर सेनेट का इजलास बुलवाया गया था और उस इजलास के अंदर आप देख भी रहे हैं सेनेटर श्री रहमान साहिबा ने जो है बार बार कहा कि हम मिसिंग पर्सन की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम उस मिसिंग पर्सन की जरूर बात कर रहे हैं जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनकी पॉलिसीज मिसिंग हैं, जिन बारे में ये नहीं पता कि वो किस मैकेनिज्म के थ्रू मुल्क को आगे लेकर के चलना चाहते हैं। इन तमाम तर वाकयात के तनाजुर में आज जबकि कोरोना वायरस की इस वबा में आज जो सिंध में है अमवात, वो पाकिस्तान में सॉरी, वो है 90 मजीद लोग इस कोरोना वायरस से जांबाक हुए हैं और 24 घंटों में रिकॉर्ड 57 मरीज जो हैं वो जान से गए हैं। इस सब सिचुएशन में क्या अभी भी गुमगू की कैफियत है, और अगर है तो फिर सियासी जमातें क्या कर रही हैं? आज इतलात ये भी हैं कि ज़ाहिर है 12 जून को बजट पेश कर दिया जाएगा, तो क्या ऑपोजिशन की जमातों ने शैडो बजट तैयार किया भी है या नहीं? इन तमाम तर उमूर पर बात करने के लिए पाकिस्तान की साबिक वजीर खारजा रह चुकी हैं, सेनेट में एक अहम तरीन शख्सियत हैं, ज़ाहिर सेनेटर हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं पीपल्स पार्टी की, शेर रहमान साहबा ने हमें ज्वाइन किया है। उनको वेलकम करते हैं और जरा उनसे इन तमाम उमूर पर बात किए लेते हैं। शेर रहमान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी बेटा? वालेकुम अस्सलाम। शेर रहमान साहब, क्योंकि ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब बात आती है तो अभी मैं थोड़ा लाइटरली स्टार्ट करती हूँ, फिर कुछ अहम मौज़ूआत पर आपसे बात होगी। जरा मुझे ये बताइएगा कि बड़ी लोगों को तशवीश है कि आसिफ अली जरदारी साहब कहाँ हैं? क्या खामोश हैं? ये खामोशी सियासी है या किसी और नौयत की है, या कुछ मजीद अभी तस्वीर या पिक्चर के क्लियर होने का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतजार कर रही है? जी शुक्रिया बहुत बहुत बेटा। जहाँ तक जरदारी साहब कहाँ है, वो अहवाल उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कुछ चंद रोज पहले सबके सामने बयान किया। देखिए, वो कोरोना वायरस में इस वक्त पूरी हुकूमती जो एहतियाती तदाबीर हैं, जो SOPs हैं, खासतौर से उन लोगों के लिए जिनकी अंडरलाइंग कोई कंडीशन होती है और उनकी जाहिर है वो अस्पताल से आए हैं, तो और उम्र की भी बात होती है, तो उस सूरत हाल में वो अपनी प्रॉपर SOPs फॉलो कर रहे हैं, जिसका मतलब उनसे किसी की मुलाकात नहीं हो रही, फोन पे सबसे बात हो रही है। आसफा शिराजी ने भी परसों तरसों उनसे बात की, चौथ उन्होंने बताया कि मेरी बात हुई, कल नैयर बुखारी की हुई, मेरी भी बात हुई कल इत्तेफाक पे, कोई हफ्ते में एक दफा हो जाती है। ये इकोनॉमिक सूरत हाल पे लोकल्स के हवाले से उनको बहुत तशवीश थी कि क्या किया जा रहा है, टिड्डी दिल का जो इतना बहुत बड़ा इस वक्त फैल रहा है, मुसीबत फैल रही है पूरे मुल्क में, और हमारी फूड इकोनॉमी का इसमें बहुत लंबे असरात होंगे। कोविड से ज्यादा फैमिन की सिचुएशन हो सकती है, तो इस तरह की जाहिर बातें हम डिस्कस करते हैं। यानी वो कहा जा सकता है कि मुसलसल आप लोगों से राब्ते में हैं टेलीफोनिक और चीजों को देख भी रहे हैं। ओके शरीना, अब जरा कुछ हम उस चीज की बात करते हैं जिसके तकद्दुस की बार बार पार्लियामान के अंदर बात होती है, यानी पार्लियामान की कारकर्दगी की। क्या आप देख रही हैं कि पार्लियामान मौसर अंदाज से काम कर रहा है मौजूदा जमहूरी हुकूमत के अंदर? क्योंकि हमने सेनेट में जो आपका 12 मई का खिताब देखा था जिसमें आपने बार बार कहा कि यहाँ पर पॉलिसीज मिसिंग हैं, प्राइम मिनिस्टर मिसिंग है, और फिर जाहिर है उन मामलात को चलाने वाले लोग आखिर कौन हैं जो कि सारी चीजों को चला रहे हैं। तो क्या आपको इसका जवाब मिला है? इस 12 से लेकर आज हम 29 मई पे बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, ये सवाल तो मैंने इजलास में पूछा था, क्योंकि देखिए इजलास जो है
बड़ी कीमत पे जाती लोगों की जानों पर खेल के हुआ है। जहाजों में आए हैं जहां बगैर लोगों के टेस्टिंग बैठे थे, जहां एक इन्फेक्शियस सिचुएशन होती है और बहुत सारे कॉलीग का टेस्ट हो ही रहा था वगैरह। आपको पता है हम इस वक्त समाजी और जिस्मानी दूरी अगर हुकूमत बार बार नहीं बताएगी लोगों को तो लोग भी समझेंगे कि भाई शायद ये इतना सीरियस इशू नहीं है। जब आप तो ये मैसेज ऊपर से बार बार ये आ रहा है, तो जब ये इजलास हुआ ज़ाहिर एजेंडा पे यही था, इकोनॉमिक हालात मुल्क के इन सूरत हाल में यही था और इन पर बहस छोड़े, लेकिन इन पर एक हम मजमूई पोजीशन ले सकते थे। एक दूसरे को हर सूबा अपनी अपनी खासतौर में से वहाँ तो वो बराबर की नुमाइंदगी भी होती और वो भी कहा जाता है, लेकिन वहाँ हमने देखा कि आज ना कोई बात था कि कोरोना के बारे में कोई ठोस हुकूमती तदाबीर सामने आए या भी जिसे कहते हैं शराकतदारी का अमल तैयार किया गया हो या पार्लियामान को किसी मजबूत तरीके से इस्तेमाल करने की कोई भी मंसूबा हो, वो सब कोई प्लान नहीं था। अच्छा। तो जाहिर है हमने ये पूछा कि भाई अगर हम आ सकते हैं कहाँ से अपने प्राइम मिनिस्टर जी, तो वेयर इज योर कौन सा काम इस वक्त इतना अहम है उनके लिए बेटा कि वो नहीं आ सकते पार्लियामेंट में? व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट देन सेविंग पीपल्स लाइव्स? मतलब पाकिस्तान के लिए क्या इस वक्त तरजीह थी कि उनको कहीं और होना था? ओके, ये तो क्या वो अभी तक सिचुएशन में कोई बेहतरी नहीं देगी शहरी आपने? क्योंकि हमने देखा उसके बाद इजलास में तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर जाहिर है कि आपको पॉलिसीज दिखाई दी कि पॉलिसी बोल रही है फेडरल की। हाँ, ये भी बहुत अहम सवाल है। चले ऐसा उनको शौक है वो एग्जीक्यूटिव वो कोई और तरीके से वो अनइलेक्टेड एडवाइजर्स के जरिए की बहरान उन्होंने लगाई दी है, उनके जरिए वो चलना चाहते हैं। चले वो टेक्नोक्रेट्स अगर कुछ मुस्बत बात कर रहे हैं, चलिए पॉजिटिव हम आउटलुक देखें, पॉलिसी देखें, लेकिन हमें क्या नजर आया? एक दिन वो कहते हैं कि एक्सीडेंट्स की तरह है, गाड़ी के एक्सीडेंट की तरह, फिर कोई कहता है कि यहाँ हर्ड इम्यूनिटी का एक तरीकेकार है, फिर उनके हेल्थ मिनिस्टर रोज कहते हैं, एडवाइजर जो हैं, हेल्थ मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तो बिल्कुल लापता है। सही जी, तो वो न्यूज एंकर से बात कर लेते हैं, उनसे बड़ा टाइम गुजारते हैं, लेकिन टीवी पे आ जाएंगे, लेकिन पार्लियामान को उन्होंने कुछ नहीं समझा, ना वहाँ कोई बातचीत होती है। तो औने पौने यहाँ पॉलिसी बन रही है। एक दिन सुबह एक पॉलिसी होती है, शाम को दूसरी, फिर कहते हैं कि देखिए अमवात हमारी इतनी नहीं हुई। भाई ये साइंटिफिक काम है, आप पर मिलियन देखते हैं डेथ्स को, आप पर मिलियन केसेस को देखते हैं। अब जब टेस्टिंग नहीं कर रहे हो, आपको भी पता है, मुझे भी पता है टेस्टिंग कितनी हो रही है, आप इंडिया से कंपेयर कर लें पर मिलियन, पाकिस्तान को देख, हर जगह सोशल मीडिया भरा हुआ है इन चीजों से, लेकिन कोई हौसला नहीं दिया जा रहा मुल्क को, ना कोई मंसूबा। लेकिन शरीफ साहब आपकी कतई कलामी के साथ देखिए, एक ये नैरेटिव, जाहिर है आपसे जब बात हो रही है तो इसका मकसद है ऑपोजिशन से बात हो रही है और ऑपोजिशन का बाय एंड लार्ज यही नैरेटिव है जो आप बयान कर रही हैं। बट अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव की या उनकी पॉलिसीज की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि इनके पास खुद क्या पॉलिसी है, ये क्या हमें बताना चाहते हैं वो बता दें। क्योंकि सिंध हुकूमत के ऊपर जैसे ही कोविड के इशू शुरू हुए, लॉकडाउन की बात शुरू हुई, तो फिर शुरू में बड़ी उसकी बैकअप किया जा रहा था, फिर वहां पे भी हुआ कि नहीं बिल्कुल गलत था, बहुत हौश-पौश कर दिया आपने। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम ऑपोजिशन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत ये सवाल करती है कि इनके पास खुद कोई पॉलिसी नहीं है, ये क्या चलाएंगे और ये क्या हमें सिखाएंगे? तो क्या सिर्फ तनकीद बराए तनकीद का पहलू रखा हुआ है ऑपोजिशन ने? बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए हमने पहले दिन से ये कहा था कि इस पर कोई ऑपोजिशन या हुकूमत का मौक़िफ़ होना नहीं चाहिए, इस पे एक नेशनल मौक़िफ़ होना चाहिए मुल्क की, बिल्कुल, क्योंकि ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। अभी तक तो कोई नेशनल इमरजेंसी नहीं सारे दुनिया के ममालिक में होगी, पाकिस्तान में नहीं हुई। आपने जिस तरह छप्पर फाड़ के मुल्क खोल दिया है और लोगों को एक्सपोज किया हुआ है कि जी हम वेजेस के लिए परेशान हैं, लोगों डेली वेजेस के लिए परेशान हैं। देखिए जो हमें तो पता भी नहीं पड़ रहा अब के घरों में क्या हालात हैं बीमारियों की, अमवात की, और कहाँ तक हमारे अस्पताल
इस पर कोप अप कर सकेंगे, किस तरह हमारे हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स और नर्सेज मैनेज करेंगे। तो ये देखिए, इस पर हम बिल्कुल सियासत नहीं खेलना चाह रहे और ना खेलना चाहते थे। अगर आपको सिंध की पॉलिसी पहले दिन से गलत लगी है और उन्होंने खुद ही तनकीद का निशाना बनाया शुरू से, तो हमने कहा ठीक है, हम वही करते हैं जो आप करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, हम 18वीं तरमीम का ये नहीं मतलब होता कि हम रियासत बन गए। हम एक ही मुल्क में, हमारी बाउंड्री। बहुत अच्छी बात की है शेरी आपने, कि बहुत अच्छा जुमला आपने कहा है कि 18वीं यानी तरमीम का हरगिज ये मकसद नहीं कि रियासत है। बहुत अच्छी बात है जी। तो हम और आपने सुना होगा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो टोन सेट करते हैं, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, लेकिन उनकी उम्र देखें, उनकी सियासी बुर्दबारी देखें। ही सर पहले दिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं नहीं तनकीद का निशाना बनाऊंगा प्राइम मिनिस्टर को। इस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर है पूरे मुल्क के और इस वक्त हम सख्त क्राइसिस में हैं। लेकिन वहाँ से जो बार बार हर दोपहर को हमने देखा कि हर दोपहर को उनकी सेकंड लाइन लगा दी जाती है, ड्यूटी लगा दी जाती है कि आप तनकीद का निशाना बनाए सिंध को, पीपल्स पार्टी को और उनकी पॉलिसी को। तो हम भी काफी परेशान हुए कि ये हो क्या रहा है। सुबह ये मीटिंग में सीएम के साथ हमआहंगी होती है, दोपहर तक इन्होंने 3 बजे तक शुरू कर दी होती है गाली गलौज ब्रिगेड टीवी पे कि ये देखिए सियासत करें। सियासत वो कर रहे हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कंटेनर की सियासत के अलावा, अफसोस से मैं कहूंगी, इनको और कुछ आता नहीं है। अच्छा, तो शेरी, मैं ये सवाल मेरा क्या मतलब, बहुत सारा मैंने इस पे देखा कॉलम्स आपका। मैं कॉलम देख रही थी, एक बम्पी रोड के नाम से आपने कॉलम लिखा था, आई थिंक जब इलेक्शंस हो रहे थे, अमेरिकन इलेक्शंस हो रहे थे, और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपने लिखा डॉन के अंदर कि ये बम्पी रोड्स के साथ किस तरह कोप अप करेगा पाकिस्तान। तो उस कॉलम के तनाजुर में जब मैं आज के हालात देख रही हूँ तो मुझे तो लग रहा है आपने वो कॉलम बड़ा लफ्ज ब लफ्ज ठीक लिखा था कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी प्लानिंग में जो डिविजन है, जो पॉलिसी शिफ्ट पूरी दुनिया का है, वो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पे भी असर नौ वैसे ही उतरता है। जी बिल्कुल। अब आप देखिए ना कि हमारे हालात इस वक्त कितने अफसोस से मैं कहूँगी अबतर हुए हैं। हम इस वक्त ऐसा लग रहा है अंधी नगरी में भटक रहे हैं, कोई रास्ता सामने नहीं है और रास्ता दिखाना, रास्ते बनाना, देखिए ये हम क़यादत का काम होता है। और ये मैं फिर कहूँगी, वफाकी हुकूमतों के पास हर किस्म के इनके पास इख्तियारात हैं, बॉर्डर से लेके बॉर्डर मैनेजमेंट करना। अगर लोग वहाँ आ गए हैं तो वहाँ से उनको आगे ले जाना। आप एक रिक्वेस्ट करेंगे सिंध को, हम 10 दफा रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं आपसे वजाहत से कहूँगी, आप कहें कि हमें सिंध से ये कोऑपरेशन चाहिए, बगैर सोचे सारा सिंध खड़ा होगा। पीपल्स पार्टी का ये तरीका है कि अगर हमारी रियासत को, पूरी वफाक को कोई भी इंसानी या किसी भी नेशनल हवाले से पाकिस्तान के लिए जरूरत है तो हम पहले पाकिस्तान के शहरी हैं और फिर सब कुछ हैं। उसके दूसरी बात कि अभी तो आप देख रहे हैं ना फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हो क्या रहा है। पूरी दुनिया एक बुरानी हालत में है। अमेरिका में भी आपने देखा वहाँ राइट चल रही हैं। वो एक अमेरिकन की इस वक्त जो सूरत हाल है उनके साथ जो किया गया रेसिज्म के हवाले से उनको हलाक किया गया, वहाँ तो बुरानी हालत है। तो इस वक्त फिर इंडिया, अमेरिका और बरतानिया तो का रोज हमें हाउस में या सेनेट में हवाला दिया जाता था, इन ममालिक ने कोविड के हवाले से ये किया। भाई इन्होंने गलत किया, सारी दुनिया मान रही है कि इन ममालिक ने गलत किया, जो एशियन ममालिक सही कर। लेकिन हमने सीखा नहीं ना शेरी, मसला हमारा तो शुरू से यही है कि हमने सीखा ही नहीं ना किसी से, किसी के दुनिया के हालात कैसे भी हो, पाकिस्तान ने उससे नहीं सीखा। बहरहाल नहीं बिल्कुल नहीं सीखा। और अब जो इस वक्त चीन और इंडिया में भी इस वक्त एक टेंशन क्रिएट हो गई है। मैं आती हूँ उस तरफ शेरी आपकी बात के साथ, लेकिन मैं जरा पाकिस्तान के जरा दाखिली हालात पे पहले नजर डाल लेते हैं ना। ये हुकूमत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी और है, 5 साल पूरे करेगी एज पर द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हम हटाना नहीं चाहते, लेकिन आप अपना दायरा या समत जो है उसको ठीक कर लें। मईशत के बहरान थे, मईशत का दबाव था इस हुकूमत के ऊपर, खासा दबाव रहा हमने देखा। लेकिन जब कोरोना वायरस आया तो मुआशी पॉलिसीज के नाम पर जाहिर है पूरी दुनिया में जो चेंजेस आए, आपको लगता है कुछ लिवरेज मिल गया, कुछ थोड़ा सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक कुशन मिला है इस कोविड के हवाले से? और एक मशहूर मुहावरा भी है कि आप जंग के मौके के अंदर अमन की पॉलिसीज को भी मुरतब करते हैं, तो क्या वो हो भी रही है या नहीं हो रही है?
नहीं, जंग का महाज जैसा तो है, क्योंकि ये क्राइसिस जंग से कम नहीं है। ठीक है, मैं जंग से भी बदतरीन है, क्योंकि जंग में तो कम से कम लोगों को वाजे एक पैगाम होता है कि हमारा ये दुश्मन है जी, और इसको हमने हर हालत में इसको शिकस्त देनी है। फिर दूसरी बात ये होती है कि जहां मैं तो कम से कम, मेरी ये उम्र है कि मैं 2 जंगें देख चुकी हूँ। 5 साल की उम्र में 65 की वॉर देखी थी, और उसके बाद 71 की जंग। उसमें तो हमें याद है कि कर्फ्यू होता था तो सब अंदर होते थे, कोई सवाल नहीं है कि बाहर निकले। फिर ये होता था कि राशन डिपोज बने होते थे, वहाँ लोग अपना जमा हो सकते थे ना। अब तो जमा होना भी आपके लिए मुज़िर है, आपकी सेहत के लिए। अपने से ज्यादा दूसरों की जाने बचाने का सोचना होता है। तो आप जब एक मिक्स मैसेज देते हैं और कहते हैं कि जी सऊदी अरेबिया एक तरफ और ईरान एक तरफ, और हमारी मसाजिद में सब खुलेआम होगा और हमारे कॉन्ग्रीगेशंस और हमारे बाजार खुले रहेंगे बगैर किसी लगाम के, तो एसओपी कोई क्यों फॉलो करेगा अगर आप उसको नॉन सीरियसली ऊपर से ये मैसेज दे रहे हैं। जिन ममालिक में एसओपी फॉलो हुई हैं आप उनको देख लें, चाहे वो केरला हो इंडिया में, जो एक रियासत है वहाँ छोटी स्टेट है, या वो देख लें आप न्यूजीलैंड में, जहाँ की खातून प्राइम मिनिस्टर ने किस तरह चलाया है इस सूरत हाल को, और अपने मुल्क को किस बुरानी कैफियत से निकाला है उन्होंने, कि बचाया। तो यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ कोई मैसेज नहीं दिया गया, और कोई ऐसी, बस ये जंग की सूरत हाल में जो एक बहुत बड़ा मौका होता है। आप सोचें पीटीआई ने कितना बड़ा मौका गंवाया है इस वक्त। बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल फेंक दिया है। वो इसको यूज करते कि हम एक यूनिटी कॉल देते हैं, पार्लियामान उनके साथ बगैर सोचे खड़ा हो जाता, क्योंकि ये हुकूमत वक्त है और मुल्क को हम चाहते हैं कि एक इत्तेहाद का पैगाम जाए। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने इस पर भी सियासत की, और अपनी प्राइम मिनिस्टर ने गैर मौजूदगी, गैर हाजिरी से ये इंडिकेट किया कि सीरियस इशू नहीं है। चलिए, मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। I'm sorry, I'm cutting you, लेकिन आप मेरे साथ ही रहिएगा। मैं ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक से वापस आकर जरा शरी से हम ये जानना चाहेंगे कि शुगर कमीशन रिपोर्ट जो है वो पब्लिक हो गई है। जाहिर है उसमें बहुत सारे लोगों के नाम हैं, ओमनी ग्रुप है, फिर उसमें चीफ मिनिस्टर के हवाले से भी कहा जा रहा है, सिंध के चीफ मिनिस्टर के हवाले से, कि उन्होंने भी लोगों को फायदा पहुंचाया है। अब इस कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद बहुत ज्यादा चेमगोइयां तो हो रही हैं, लेकिन ये पहली बार है कि इस तरह की रिपोर्ट बहरहाल मंजर आम पर आई है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसकी शाबाशी देनी चाहिए, या फिर इस रिपोर्ट पर भी सवाल उठ रहे हैं जो जाहिर उठाए जा रहे हैं? तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उन सवालात के साथ खड़ी है, या फिर वो उन कल्प्रिट्स को सजा दिलवाना चाहती है जो किसी भी तरह से इस अमल का हिस्सा बने? दूसरी जानिब हिंदुस्तान की जानिब से जिसका मैंने इब्तदाइया में कहा, जो मुसलसल बुनियादों पर सरहद में टेंशंस क्रिएट कर रहा है, उस पर बात होगी। फिर लद्दाख वाले वाक़े पर भी जरा बात करते हैं कि शेरी इन तमाम तर चीज़ों को कैसे देखती है, और खित्ते पर असरात क्या होंगे इन तमाम तर चीज़ों का, इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले हमसे बात करी थी शेर रहमान साहबा, सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हमारे साथ ही मौजूद हैं। शुगर कमीशन रिपोर्ट जो है, मैंने जाते हुए आपसे कहा था जरा उस पर बात कर लेते हैं। रिपोर्ट पब्लिक हो गई, किस हद तक ये हौसला अफजा चीज़ है, और क्या इसके पब्लिक होने के बाद जो मुहर्रिकात हैं उसकी जिसे कह सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, जब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो वो कहते हैं बिल्कुल एहतसाब होगा, सबका होगा, क्रॉस द बोर्ड होगा। लेकिन अपोजिशन कहती है कि ये जो एहतसाब की बातें हैं ये सिर्फ अपनों को बचाकर दूसरों को जाहिर है या तो फिर हिरासत में या फिर उनकी इन्वेस्टिगेशन की नई फाइल्स खोलने की बात होती है। चलिए, आप भी यही समझती हैं क्या? आप पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो शुगर कमीशन रिपोर्ट पब्लिक की गई है, आप समझती हैं ये एक बेहतर इक़दाम हुआ है? कोई एक तो अच्छा काम किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? देखिए, मुझे कोई कबाहत नहीं है कहने में कि
हुकूमत ने एक सही कदम उठाया है, बल्कि हम चाहते हैं कि इस तरह की चीजें हों, ऐसे काम हों जिनका हम पब्लिकली तारीफ भी कर सकें और लोगों को हौसला दें कि हम एक सही सिमत में जा रहे हैं। ट्रू। लेकिन तो ठीक है, अगर ये इन्होंने ये क्रेडिट देना चाहते हैं कि हमने किया, आई एम सॉरी, लेकिन ये करनी थी। इस पर अदालतों का भी दबाव था, एफआईए की रिपोर्ट थी और इसमें मुस्तकिल इसकी जवाबदेही के सारे ये सब मुंतज़िर थे, तो इसका बाय रूल्स भी आप देखें कि इसको निकालना था। ठीक है। दूसरी बात, ये टीआरएस का इसका हिस्सा है। अब दूसरी, ठीक है, आप कह सकती हैं कि बहुत सारी रिपोर्ट्स नहीं सामने आती, लेकिन इसका तो एक अदालती अमल था ना कि जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। This was under pressure from the court. अब ये बताएं मुझे कि जब ये निकली है और उन्होंने कहा कि भाई हमने ये, अब ये सिर्फ कहना, मैं अगर दिखा दूं कि मेरे साथ 15 चोर बैठे हुए हैं, लेकिन मैं उनका कुछ नहीं कह रही हूँ, बस ये कहूंगी कि आप देख लें, देखिए वाह वाह मैंने निकाल दी, और फिर मैं उनके साथ म्यूजिकल चेयर्स खेलूं कि एक को बदल दूं, एक का कलमदान बदल दूं, दूसरे को साइड पे कर दूं, और उनकी रसाई तो मुझ तक उतनी हो। उनके मिनिस्टर्स तो सारे बैठे हुए हैं, बल्कि बेहतर मिनिस्ट्रीज में चले गए हैं। तो आप मुझे बताएं ये कौन सा गेम खिलवाड़ है लोगों के साथ कि कीमत भी शुगर की आप देख लें वहीं की वहीं है। और देखिए वाजे बातें दो हैं, इसमें सिंध को लाने की जितनी घसीटने की कोशिश करें वो हम उसका साफ जवाब दे दें। देखिए अगर यहाँ कोई गलती हुई है तो उसका भी एहतसाब होना चाहिए। जो सियासी जमातें हैं वो अवाम की अदालत में जवाबदेह होती हैं, आपके तवस्सुत से भी और डायरेक्टली भी और पार्लियामान में भी। तो अगर किसी ने कुछ ऊंच नीच किए तो वो जवाबदेह हो भाई, लेकिन आप एहतसाब के अमल को इस तरह धड़ल्ले से इंतकामी कार्रवाई का अपने सियासी मुखालफिन का बना नहीं सकते। इसका फिर उन्होंने जोक बना दिया है। तो अब आप देखें कि इनके कौन से लोग अंदर गए, कोई गया अंदर, कोई नायब ने मफरूजे पे उठाया है किसी को, जिस तरह मीर शकील रहमान को उठाया, जिस तरह खुर्शीद शाह को उठाया हुआ है, जिस तरह उन्होंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को डाला था अंदर, किस को उन्होंने उठाया हुआ था, खाकान अब्बासी को उठाया हुआ था, किस को नहीं उठाया था। लेकिन मैं इसी तरफ आ रही थी शेरी, इसी के साथ जवाब दे दीजिएगा। देखिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब के मैंने मल्टीपल इंटरव्यूज देखे, फिर हमने उनसे खुद भी टेलीफोन पे राब्ता किया, बात हुई, तो वो यही बात कह रहे हैं कि अगर मैं गलत हूं तो इसका मकसद है फिर दीगर और लोग भी जो इस मनसब पे फाइज रहे हैं उनकी जानिब से भी फिर उसी तरह की कॉरिडोर्स का या पावर कॉरिडोर्स का इस्तेमाल हुआ, जिसको आप कहते हैं कि यक जुम्बिश कलम जो है वो काम हो गए। अगर किसी एक को आप समझते हैं कोई वंस फॉर ऑल कोई आपको ट्रेंड सेट करना पड़ेगा, किसी एक को तो या तो सरेंडर करना पड़ेगा कि भाई आप पहले मुझे ही सजा दे लो लेकिन बाकियों को भी फिर देना, मतलब कोई ट्रेंड सेट तो करना पड़ेगा कहीं से भी, चाहे वो ऑपोजिशन से शुरुआत हो या हुकूमत से हो। सेट तो बेटा ट्रेंड तो इक़्तिदार से ही नजर आएगा ना। मैं खड़ी हो जाऊं या हम कह दें कि हमें सजा दे दें, ये तो कहीं की बात नहीं हुई ना। पहले तो इक़्तिदार के गुलाम गर्दिशों में ढूंढा जाता है ना, कोई हौसला देने के लिए, कोई एग्जाम्पल सेट करने के लिए जिस पर आपकी नजर है ना, और गलत नहीं है। मेरा अभी भी कहना है कि आप कर लें, आपने जिसको उठाना है उठाएं, लेकिन इसको सबूत के साथ रेफरेंस फाइल करके कि ये हमारे पास तफ्तीशी हमारे पास ये जवाबात मिले। तो यहाँ तो तफ्तीश से पहले बंद हरासा कर दिया जाता है, फिर बाद में 250-300 दिन के बाद, सालों के बाद कहते हैं जी अच्छा हमें कुछ नहीं मिला। तो बंदे की तो फिर जो सारी जिंदगी की इज्जत है वो खत्म हुई, और इंसान आखिर लेके क्या जाता है, अपना नाम कमा के ही जाता है ना, अपनी इज्जत नफ्स लेके जाता है, और क्या लेके जाता है। ठीक है। तो ये सारा काम किया, लेकिन इधर तो देखिए शुगर का क्या कहानी है। उस रिपोर्ट में मोटी बातें तो बहुत है, मोटी मैं बात ये कर लूं सिंध के हवाले से, कह रहे भाई जिस साल के हवाले से वो रिपोर्ट कमीशन हुई है उसमें तो सिंध ने सब्सिडी दी नहीं, ना 19 में दी ना 20 में दी, ठीक है। तो आप किस तरह कह रहे हैं कि सिंध इसमें इन्वॉल्व है। उससे पहले जो सब्सिडीज दी गई सिंध ने बगैर तफरीक 26 की 26 मिलों को दी, किसी एक मिल को नहीं नवाजा ज्यादा, बल्कि वो आप पूरी अच्छी तरह पढ़ लें किसको क्या मिला और फिर मुझसे फिर सवाल कर लें। तीसरा मैं कहूंगी कि सब एक्सपोर्ट का जो अमल था वो किसने किया भाई। इकोनॉमिक ECC जो है उसको हेड वफाकी हुकूमत करती है। वफाकी हुकूमत का सरबराह कौन है? PTI का प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उन्होंने हाँ किया, ये सब्सिडी दी, जबकि उनके मतलब एक्सपोर्ट अलाउ किया,
जब कीमतें कहाँ तक पहुंची हुई थी, जब शॉर्टेज थी मार्केट में, और उनकी अपने चीफ सेक्रेटरीज वगैरह ने रेकमेंड सारे खतूत और सारी किताबत साथ लगी हुई है कि उन्होंने रोका था कि ना करें, ये मार्केट के लिए इस वक्त कीमतों के लिए बिल्कुल मौजूद नहीं है। नहीं, फिर भी उनकी हुकूमत ने ये किया। फिर ये कहना कि सब्सिडी बाद में पंजाब में दी गई क्योंकि बुजदार साहब का दिल चाह रहा था, ये कौन सी बात होती है? अच्छा। असल बातें तो ये दो निकल, और उसमें कौन इन्वॉल्व है? कोई और तो नहीं है, पीटीआई है। उन पर उनको कौन सी उंगली उठ रही है, क्या सजा दी जा रही है, आप मुझे बताएं। उस्मान बुज़दार साहब का तो जहां तक ताल्लुक है शेर रहमान साहब, आप मुझसे बेहतर जानती हैं, आप बड़ी जीरक सियासतदान हैं। उस्मान बुज़दार साहब तो सिर्फ एक शख्सियत या एक शक्ल है ना, बाकी पीछे तो आपको मालूम है कैसी चीजें चल रही हैं पंजाब में। चलिए, जो पीछे हैं उनको फिर आप किसी ना किसी कार्रवाई का निशाना बनाएं। आप कहें कि भाई आपकी जवाबदेही हो, अवाम के सामने बात हो। नैब फिर वहां नजर आए ना मुतहर्रिक हमें, जिसके लिए, जिस अमल के लिए वो बॉडी बैठी हुई है। और ये तो आज तक समझ नहीं आ रहा कि नैब के अपने हालात क्या हैं। उनके एडवाइजर हैं जो बैठ जाते हैं, जिनकी खुद आईनी कोई हैसियत नहीं है या ऑफिशियल कोई हैसियत नहीं है। ये सब क्या फिल्म चल रही है? आज आपने देखा होगा खबरों में शेर रहमान साहबा, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने 15 सवाल उठाए हैं शहजाद अकबर साहब पर। पिछले दिनों आपने शेख रशीद साहब को सुना होगा, वो कह रहे हैं कि झाड़ू फिरने वाली है, नैब झाड़ू फेर देगी, फिर ये सारी ऑपोजिशन इधर उधर घूमती और जैसे कहते हैं ना बचती फिरेगी, लेकिन बचेगा कुछ नहीं मंजरनामे पर। तो ये इन मुहर्रिकात को कुछ सियासी सिनेरियो या तस्वीर इसकी क्या बनती देख रही हैं, ये क्या होने जा रहा है आगे? देखिए, जहाँ तक शेख साहब की बात है, उसको तो मैं जिसे कहते हैं ना बहुत सारे नमक के साथ लेना चाहिए। वो अपनी चटपटी बात करते हैं और मीडिया पे टाइम ले जाते हैं। फिर अगले हफ्ते जो सूरत हाल होती है उस पर एक नई उनका तबसरा होता है, तो गुड लक टू हिम। लेकिन जहाँ तक जस्टिस ईसा की बात है या कोई सीरियस लोग जो सवाल उठा रहे हैं इस किस्म की पूरी ढांचे पर, एहतसाबी ढांचे पर, तो वो तो बहुत अहम सवाल हैं और वो दबाए नहीं जा सकते। अब आप ये जो भी है, ये दौर गलत सच मीडिया का खुला दौर है। इसमें जितनी गुड्डियां छाली जाती हैं वो भी गलत हो, लेकिन आप सच को भी नहीं दबा सकते, आप हक की बात भी नहीं दबा सकते। तो जब ये सवालात उठेंगे तो उनके जवाब तो अगर नहीं देंगे तो हुकूमत की साख जितनी भी बच गई है, वैसे भी सॉरी टू से, अच्छा, इन्होंने जिस तरह शुरू किया और जो वादे करके आगे निकले, अब तो हमने गिनवाने ही छोड़ दिए। वादे तो हम इनके कोई नहीं गिनवा रहे हैं, याद ही नहीं रह गए ना, अब तो वादे भी याद नहीं रह गए होंगे ना, कौन कौन से वादे तो सब याद हैं क्योंकि अब तो टीवी के दौर में बार बार चलाए भी जाते हैं ना, तो ये भी है, रिकॉल कर देंगे और हम वो कर देंगे। तो कर्जे ले लेके इन्होंने पाकिस्तान का बिल्कुल मुस्तकबिल मकरूज कर दिया, जो 70 साल में नहीं हुआ। इन्होंने 3 फेवर कर गया शेरी साहबा, कर्जे भी मिल गए, कोविड-19 के साथ एक एपिडेमिक भी आ गया, उसमें भी थोड़ा रिलीफ मिल गया। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गाड़ी को फर्स्ट गियर में डालने का अच्छा मौका मिल गया, ये समझती हैं हम? फर्स्ट गियर में ही डाल देखना, अब तक तो थर्ड या फोर्थ में चलनी चाहिए थी ना, इतना इनका टाइम निकला हुआ है। हाँ। तो आप ये जो कर्जों की बात होता है, ये कर्जे पर इंटरेस्ट और ये सब देना होगा ना, ये तो इनके लिए ब्रीदिंग स्पेस है। ये जिसे कहते इन्होंने अपने लिए स्पेस क्रिएट की है। अब ये कर्जे हर जगह खड़े हो गए, G20 में भी हर जगह अपना कशकोल लेके खड़े हो गए। कुछ आर्टिकल भी मैंने देखे कि बहुत सारे जो बहुत ही गरीब ममालिक हैं, एक्सट्रीम गरीब ममालिक हैं, उसमें आप खड़े हो जाते हैं, आपको कहा जाता है कि इसमें नहीं, तो ये वो गरीब है। हमने तक आपके 12 जून को बजट है कि भाई CSDP आप कम कर रहे हैं, आपके स्टिमुलस पैकेज जो आपने अपने दोस्तों को और कैपिटलिस्ट क्लास को दिया है, उसको क्या उससे क्या मतलब क्या नतीजा निकला, कितने लोगों को रोजगार हम देंगे? क्योंकि ये कोई एक देखिए सिर्फ वफाकी हुकूमत का मसला नहीं है, पूरे मुल्क का मसला है। इकोनॉमी तो कंट्रैक्ट करेगी, आप जो भी कर लें, ये किसी की फॉल्ट नहीं है, ये कोविड-19 का मसला है। तो इकोनॉमी तो करेगी, लेकिन जो आपने जो बेस छोड़ा है वो तो कोविड-19 के हालात में उस पर बहुत ही
इनके लिए कन्वीनियंट पर्दा चढ़ा दिया ना, ठीक पर्दा शरी चढ़ा दिया सब लोग जी। आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं। हाँ। यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है कि ज़ाहिर है ये इशू तो है, लेकिन किसी हद तक वही जो हम शुरू में बात कर रहे थे शायद कि इस दौरानिए के अंदर हुकूमत की पॉलिसीज में अगर क्लैरिटी होती तो शायद और ज्यादा मस्बत जानिब हमारा कदम बेहतर होते। लेकिन इसी सूरत या इसी तनाजुर में मैं आपसे ये सवाल भी करना चाहती हूँ कि आप समझती हैं कि इस सारी सिचुएशन में अभी हमने देर नहीं की है, अभी भी चीजें बेहतर हो सकती हैं? देखिए बजट आने वाला है 12 जून को। मेरा सवाल ये कि अब ऑपोजिशन ने कोई शेडो बजट की तैयारी की भी है, और अगर की है तो उसके बारे में क्या आप लोगों की सिफारिशात हैं, क्या दिखाना और बताना, और किस तरह का बजट आना चाहिए? जी बिल्कुल, हम कहते हैं कि शैडो बजट हम हमेशा तैयार करते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये बात हमें उस वक्त ही करनी चाहिए जिस वक्त ये अपनी बजट सामने लाते हैं, क्योंकि इन्होंने किसी भी कायद और जवाबित के मुताबिक नहीं बनाई है, जिसकी प्लानिंग जो है, जैसे प्लानिंग मिनिस्ट्री होती है, उसका काम फरवरी से होता है कि मुशावरती अमल शुरू कर दें। ऐसे ही है। और वो एक प्लानिंग कमेटियां होती हैं दोनों हाउसेस की, वहाँ ये जाती है बजट, वहाँ सारा डिस्कशन होता है कि जी ये तरजीहात होनी चाहिए, शायद हम कुछ बेहतर कह लें, शायद हम ना बेहतर सोचें, शायद उनके पास बेहतर मंसूबा हो, लेकिन एक मुशावरती अमल होता है। नहीं तो आप ना कहें ना कि हम इस तरह कर रहे हैं। अब एक्सपोर्ट के हवाले से हमारा व्यू है कि मार्केट जो बड़ी हैं वो कंट्रैक्ट हो रही हैं, वो मतलब अमेरिका और इंग्लैंड ही आपकी मार्केट्स हैं, EU आपकी मार्केट्स हैं, वो जो कोविड से बहुत ज्यादा मुतासिर ममालिक हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप अपने मुल्क में इस वक्त खुद कफालत की तरफ किस तरफ जा रहे हैं। खासतौर से एग्रीकल्चरल सेक्टर जो आपकी ग़िज़ाई सिक्योरिटी के लिए बहुत अहम है। Absolutely. और आने वाले साल के लिए एक आपको जिसे कहते हैं ना वो फोर्टिफिकेशन बनानी होती है, अपने अवाम के लिए एक रिजर्व रखना होता है। तो उसके हवाले से क्या प्लानिंग है, क्योंकि फिर उसके सर पे टिड्डी दिल का भी आया हुआ है, तो बहुत बड़ा मसला। तो ये सारी बातें एक्सपोर्ट के हवाले से, ग्रोइंग के हवाले से मिसिंग करता है। शरी साहब, आपकी बातों के साथ मुझे ये चीज फील हो रही है कि हम मिसिंग करते हैं जहां पर ये चीजें डिबेट होनी चाहिए, विच इज पार्लियामेंट, चाहे वो ऐवान ज़ेरी हो या ऐवान बाला हो। अगर वहां ये सारी चीजें डिबेट हो, इवन अभी जो इशू जो सरहद पर टेंशन चल रही है, जो कुछ हिंदुस्तान बार बार कर रहा है, ज़ाहिर है अफवाज पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार है और मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है, लेकिन उस टेंशन को या खारजी पॉलिसीज के हवाले, खारजा पॉलिसीज को भी हम देखें, वो भी बड़ी ग्रे एरियाज के साथ दी जा रही हैं। आप समझते हैं कि उसमें क्लैरिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? देखिए मैं अब क्या बोलूं, ये हाउस में आके खारजा वजीर लंबी तवील तकरीर फरमा देते हैं जिसके बाद कोई जवाब अलाउ नहीं होता, और वो ज्यादातर तो आजकल पॉलिटिकल मामलों पे फरमाते हैं, जवाब देते हैं दूसरे वज़रा को छोड़ के। तो यहाँ तो अजीब सूरत हाल है, कौन क्या काम कर रहा है, किस पर तवज्जो दे रहा है, ये समझ नहीं आ रहा। तो खारजा पॉलिसी के हवाले से हमारी पॉलिसी जो भी हैं वो एक सही सेंस में होंगी भी, लेकिन उनके हवाले से जो एक थोड़ी बहुत हमें जिसे कहते हैं ना कनेक्टिंग द डॉट्स, कश्मीर में आपने देखा क्या हुआ, होते होते हो गया। और अब आपने अफगानिस्तान में एक सूरत हाल है, फिर चीन और हिंदुस्तान का एक खासी कशमकश चल रही है, तनाजा खड़ा हो गया है और लद्दाख के हवाले से खड़ा हुआ है, जिसमें कश्मीर का बनता है उसकी अटैचमेंट उससे। तो ये बड़े हसास इलाके हैं, हसास मामला, बड़े हसास इलाके हैं। और ये देखिए चीन, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये तीनों न्यूक्लियर ममालिक हैं, और इन तीनों का ये दुनिया में कोई ऐसा मुतबादिल इलाका नहीं है जहाँ न्यूक्लियर ममालिक के बॉर्डर डिस्प्यूटेड हों आपस में। ठीक है, एक तो उनके बॉर्डर लग रहे हों, और फिर एक तनाजे की तारीख हो, और फिर वो जो बॉर्डर हों उन पर अभाम हो। ये तीन चीजें बहुत ही अहम और मैं समझती हूँ खतरनाक सूरत हाल को जन्म दे सकती हैं। और ये सिर्फ एशिया के इस खिते में जहाँ दुनिया का 1/3 पॉपुलेशन रहता है, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये चीजें हमें बहुत ही एक बुर्दबारी से और एक ठहराव से देखनी होती हैं। और इसमें देखिए, जब तक आपके पास
इंफॉर्मेशन सारी ना हो, क्योंकि वो इलाका ऐसा है, मसलन वहाँ अभी भी हिंदुस्तान वाले भी कह रहे हैं हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, दोनों ममालिक ने वहाँ रिपोर्टर्स को अलाउ नहीं किया है, तो सूरत हाल एस्केलेट कर दी है। अभी आपके प्रोग्राम से पहले मैंने एक ट्वीट देखी थी जिसमें किसी ने कहा कि हिंदुस्तान के इलाके में चीनी ट्रूप्स का इंखला हो गया है। जी जी तो जी मैंने जी उनको कहा कि देखिए, चीनी ट्रूप्स का हिंदुस्तान के इलाके में नहीं हुआ है इंखला, वो इस वक्त अग्रेसर नहीं है। गलवान वैली जो है वो आगे टेस्टेड है, हाँ। वो डिस्प्यूटेड है, डिस्प्यूटेड एरिया, बिल्कुल ठीक है जी। ये डिस्प्यूटेड इलाके हैं, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 3400 किलोमीटर की डिस्प्यूटेड है। वो 1962 में जो उन्होंने जंग लड़ी थी, उसके बाद उन्होंने 20 से ज्यादा मीटिंग्स की हैं इसको सेटल करने जी। वो टेरिटरी पूरी डिस्प्यूटेड है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। शरीक, यहाँ पे मुझे कहा जा रहा है कि हमें ब्रेक भी लेना है। आई विश कि इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम आपके साथ स्टूडियो में हो, ताकि हम दू बदू बैठकर आपसे बात कर सकें और इन सारे जमीनी हकाइक और जो दुनिया भर में सियासत हो रही है और पाकिस्तान में जिस तरह की सियासत हो रही है उस पर बात करें। थैंक यू वेरी मच शहीद रहमान साहिबा, सेंटर शमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद थी। ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब से भी बात करेंगे कि ये आखिर इंडिया क्या चाहता है, हर तरह से टेंशन क्यों क्रिएट की जा रही है और क्या इस वक्त जो हालात और वाकयात हैं इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी तरह से खारजा उमूर के हवाले से बिलखुसूस, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव चीजें हैं ये, तो उसको किस तरह से टैकल करना चाह रही है या कर सकती है, इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि ज़रा अब ये बात कर लेते हैं कि एक तो जो सरहद पर टेंशन क्रिएट कर रहा है मुसलसल बुनियादों पर इंडिया, उसका आखिर दायरा पाकिस्तान जहाँ कहीं भी अमन की बात होती है, पाकिस्तान ने हमेशा UN चार्टर के तहत उस पॉलिसी को अपनाया भी है। आज जो है हमने देखा कि ज़ाहिर दुनिया में अमन कायम करने वालों को खराज तहसीन पेश करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के जो अमन मिशनकार हैं उनका आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। आर्मी चीफ ने भी अब से कुछ देर पहले बयान में कहा कि पाकिस्तान अपनी बहादुर अमन फोर्सेस की कुर्बानियों की याद में इस दिन को मनाता है और पाकिस्तान आलमी अमन के लिए UN चार्टर के तहत अपने काम को जारी रखेगा। लेकिन क्या करे इंडिया, इस पर बात करना मेरा ख्याल है ज़रूरी। फिर हमारी जो कश्मीर के हवाले से पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी क्लियर हैं और वो यही हैं कि कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए, लेकिन जो कुछ बर्बरियत हिंदुस्तान कश्मीर के अंदर कर रहा है वो दुनिया से ढकी छुपी नहीं है, तो फिर क्यों नहीं उसका रद्द-ए-अमल दुनिया की जानिब से आ रहा। इस पर बात करते हैं। ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। गजनफर साहब, बड़ा सादा सवाल है लेकिन पूरी दुनिया को शायद ये समझ नहीं आ रहा। दुनिया देख जरूर रही है कि कश्मीर के अंदर इंडिया क्या कर रहा है। मोदी सरकार की हिंदुत्व की जो पॉलिसी है वो तो चल रही है, पाकिस्तान के साथ भी एक टेंशन क्रिएट की हुई है, फिर लद्दाख का मामला भी हो गया है, तो ये इंडिया चाह क्या रहा है पूरे खित्ते के साथ? मेरा ख्याल ये कहना गालिबन मैं इससे एग्री नहीं करूंगा कि दुनिया को समझ नहीं आ रहा। अच्छा, दुनिया को सारी समझ है। अब दुनिया जब आप कहते हैं तो दुनिया में चंद ताकतें हैं जो असर रखती हैं और जो अपना असर रखती हैं और जो किसी चीज के ऊपर अगर चाहें तो मामले का तस्वीर करा सकती है। जैसे अभी चीन और इंडिया और चाइना के दरमियान कंफ्रंटेशन हुई तो ट्रम्प साहब फौरन कूद पड़े कि जी हम तस्वीर कराते। तो ये कहना कि कश्मीर का चूंकि आपने खास तौर पे मेंशन किया है, जी सर, तो ये कहना कि कश्मीर के मामले में दुनिया को समझ नहीं है। दुनिया को सबको सारी समझ है, लेकिन यहाँ पे जो चीज गौर करने वाली और वो सोचने वाली है कि इस वक्त तो दुनिया की वो ताकतें जो कश्मीर के अंदर कुछ इन्फ्लुएंस रख के कुछ चीज करवा सकती है या भारत को किसी तरीका कार से लेके जा सकती है, उसमें एक तो कुछ आपके मुसलमान ममालिक हैं जिसमें OIC के ममालिक आ गए, गल्फ कंट्रीज आ गए। दूसरी आपकी वो ताकतें हैं जो वेस्टर्न पावर्स है जिसमें अमेरिकन बड़े इम्पोर्टेंस मतलब अहम रुकन है। या दूसरी साइड पे अगर आप फिर चले जाएं तो चाइना और रशिया का जिक्र आ जाता है
जो बजाते खुद अपनी अपनी जगह पे बड़ी कुव्वतें हैं। इस वक्त जो सिक्का चल रहा है दुनिया में, जो मिलिट्री के तौर पे जब आप देखते हैं, और इंडिया ने भी इस वक्त जो है ना, वो एक होती है मिलिटराइज्ड नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। एक तो अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी होती है ना, एक होती है मिलिटराइज्ड नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, यानी उनकी अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर मिलिट्री का एलिमेंट बहुत शामिल कर लिया है, जिसकी रिफ्लेक्शन आपको चाइना में नजर आ रही है कि वो चाइना से अगर कम से कम मिलिट्री कन्फ्रंटेशन नहीं, क्योंकि फायर नहीं हो रहा, तो पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन जरूर चाहते हैं। उस तमाम चीजों के पीछे आपको अमेरिका खड़ा नजर आता है। बुनियादी तौर पे इस वक्त जो दुनिया है और कश्मीर जो है, जो पाकिस्तान का जो हिसाब है, वो डिवाइडेड है ऐसे मजहबी ओरिएंटेशन में, मजहबी नेक्सस में, जो बुनियादी तौर पर मुसलमानों के खिलाफ है। और दो बड़े डोमिनेंट नेक्सस है, एक क्रिश्चियन ज़ियोनिस्ट नेक्सस है, यानी यहूदियत का और क्रिश्चियनिटी जो न्योकॉन्स हैं अमेरिका में, उनकी आपस में एक बॉन्डेज हुई है। बिल्कुल ठीक है। अमेरिकन प्रेसिडेंट हमेशा वो होता है जो यहूदी जिसको इलेक्ट करते हैं, और यहूदियों ने इस दफा इलेक्ट करके ट्रंप को कहा था कि आपने पैलेस्टाइन को कैपिटल डिक्लेयर करा के रहना। उसके पीछे बहुत बड़े बड़े बार टेंडर, बहुत बड़े बड़े दौलतमंद, यहूदी दौलतमंद शामिल थे, उनके नाम सामने आ गए, उनकी बीवियों तक के नाम सामने आ गए। तो ये यहूदियत का और क्रिश्चियनिटी का नक्सल आपको पैलेस्टाइन में नजर आता है, जहाँ पे इजराइल जो है 7,000 घर बनाने जा रहा है, और वो सेटलमेंट जो है उसकी वो इंडिया इजरायली कैंसर जो है उससे अप्रूवल लेंगे। दूसरा आपको नजर आता है इस वक्त इजराइल अलाइन हुआ है इंडिया के साथ, यानी एक यहूदियत का और हिंदुत्व का नजर आता है, और यहूदियत और हिंदू दोनों दहशतगर्द हैं। बुनियाद जो ज़ियोनिस्ट हैं वो और हिंदुत्व दहशतगर्दी की पैदावार हैं, दहशतगर्दी को ब्रीड करते हैं, दहशतगर्दी को प्रीच करते हैं, और दहशतगर्द लीडर हैं, चाहे वो नेतन्याहू हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो। उसके पीछे खड़ा होता है ट्रंप और अमेरिका, और वो शह देता रहता है इजराइल को भी, और वो शह देता रहता है इंडिया को भी। ट्रू। गजनफर साहब, बहुत अच्छा एनालिसिस किया है आपने कि जो इजराइल की पॉलिसीज हैं वही पॉलिसी स्टो अप हो रही हैं मोदी साहब के साथ, और फिर जाहिर है हम दोनों सीन्स में एक ही शख्स को देखते हैं, और वो है डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो कि अमेरिका के जाहिर है सदर हैं, लेकिन पूरी दुनिया में सुपर पावर की हैसियत से अपना कमांड एंड कंट्रोल इनका अपना सिस्टम है। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ सर कि पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान की जब भी हम बात करते हैं, इस पूरे खित्ते की जब हम बात करते हैं, या पाकिस्तान के जो ज्योग्राफिकल हालात हैं जब हम उसकी बात करते हैं जोग्राफियाई तौर पर, तो ये बड़ा ही ट्रिकी किस्म का खित्ता है। इस खित्ते के लिए हम हमेशा ये सवाल उठाते रहे कि कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान ने यूएन असेंबली के अंदर आवाज उठाई, प्राइम मिनिस्टर ने भी आवाज उठाई। आप कह रहे हैं कि दुनिया देख रही है और शायद उसी तरह से उस तनाजुर में उस मसले का हल भी चाहती है, लेकिन इस पर प्रैक्टिकली अप्रोच गजनफर साहब मैंने पिछले 70 बरस में नहीं देखी है। और अब जबकि हम देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर सिवाय मार के और कुछ नहीं कर रहा मोदी सरकार और उनकी फौज, और मुसलसल बयानातबाजी। फिर मैं ये लद्दाख वाले इशू पे अभी सेनेटर शहरी मान साहब से बात करी थी, डिस्प्यूटेड टेरिटरीज के अंदर एक शर फैलाना, एक चिंगारियां लगाना, इसका क्या मकसद है? मुझे ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवाएं। असल में मैंने आपसे अर्ज किया ना कि जो क़यादत होती है वो अपनी जहनी सोच के मुताबिक बहुत चलती है, और जो उनके जहन में चीजें चल रही होती हैं, जैसे मैंने आपसे कहा इंडिया की आप अगर टॉप लीडरशिप देखें तो अजीत कुमार डेविल, ही इज द प्रोडक्ट ऑफ टेररिज्म, बहुत बड़ा दहशतगर्द बताते खुद है। नरेंद्र मोदी हो गया, अमित शाह हो गया, बाबू बजरंगी हो गया, उसके बाद वो योगी जो उनका, ये तमाम के तमाम जो लोग हैं, ये सिर्फ आपने देखा कि चले आप मुल्कों के बाहर अपने ज्योग्राफिकल बॉर्डर के बाहर तो चले लोगों को दबाने, हेजेमनी क्रिएट करने की कोशिश करें, जैसे वो खित्ते का थानेदार बनना चाहता है, लेकिन अपने लोगों पे तो जुल्म न ढाएं। अब वहाँ तो लिंचिंग हो रही है, जो लिंचिंग जो है वो मुसलमानों की नहीं, वो जो दलित है उनकी भी लिंचिंग हो रही है। ऐसे ही हो तो बात और तमाम चीजें आप ये अब यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन, यूनाइटेड नेशन की जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की या यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो रिपोर्ट है वो जकी छुपी है। अभी अमेरिकन कमीशन की एक रिपोर्ट आई है। आप मुझे ये बताइए कोई भी शख्स कि दुनिया में पाकिस्तान पे सैंक्शन लगाने से पहले अमेरिका ने कोई रिपोर्ट लिखी थी? जब आपके पास न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद सैंक्शन लगाई, किसी ने रिपोर्ट दी थी? जब कैरी लोगर बिल के हिसाब से चीजें आई हैं, या उससे पहले पाकिस्तान पे पाकिस्तान अमेरिका का दोस्त एंड मोस्ट सैंक्शन कंट्री। अब एक रिपोर्ट आ गई अमेरिकन की जो सजेस्ट करती है कि इंडिया पे सैंक्शन है, लेकिन सैंक्शन नहीं लगती। तो दुनिया जानती है कि कश्मीर में क्या है, लेकिन दुनिया करना कुछ नहीं चाहती कि कश्मीर में मुसलमान रहते हैं, ना क्रिश्चियन रहते हैं, ना यहूदी रहते हैं, ना बुद्धिस्ट रहते हैं। रोहिंग्या को आपने मार मार के उनका बुरकस निकाल दिया म्यांमार में, कोई बुद्धिस्ट के खिलाफ बोला?
अब एक वार कमीशन आपने क्रिएट किया जो जाके, तो कहने का मतलब ये पाकिस्तान जब भी आवाज उठाता है उस आवाज को एक सपोर्ट की जरूरत होती है। गजनफर साहब, सच हिस्टोरिकल, आप बड़ी डिफरेंट और बड़ा डीप एनालिसिस दे रहे हैं। आई विश के प्रोग्राम का वक्त जरा ज्यादा होता तो मैं आपसे मजीद इस पर डिबेट करती, बट दुनिया देख रही है एज पर द गजनफर अली साहब। लेकिन जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं उसके अंदर जिस तरह मुमालिक, और बिलखुसूस जब हम बात कर रहे हैं इसराइल की या हम बात करें इंडियन पॉलिसीज की, फिर खुद अमेरिकन पॉलिसीज की, तो वहां हमें ये दिखाई दे रहा है कि वहां पॉलिसी इंटरेस्ट हैं। यानी एक जानिब मुसलमानों को दबाया जा रहा है, दूसरी जानिब दीगर और जो कुव्वतें हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। जैसे अभी इंडिया की हम बात कर रहे थे, दिलत हैं या जो ईसाई हैं, उनको भी बहुत सारे सेगमेंट्स ऐसे हैं मुख्तलिफ ममालिक में कि उनको भी वहां दबाया जा रहा है। कहने का मकसद, आज के प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ ये था कि पाकिस्तान की समत, उसकी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए इन हालात में, जबकि दुनिया कोरोना वायरस से निपटने के लिए कमर बस्ता है। मईशत की ऐसी की तैसी, जैसे कहते हैं कि वो खत्म हो चुकी है, बिल्कुल धड़न तख्ता हो चुका है। इन हालात में भी अगर पॉलिसी मैकेनिज्म तरतीब नहीं दिए गए तो खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, फिर शायद बहुत देर हो जाएगी। अपने अगले प्रोग्राम तक के लिए सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।